नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सतीश दोबारा से डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, जिसके लिए वो कमरा किराए पर दोबारा ले लेता है। उसके बाद ही उसे सावित्री का स्मरण होता है। वो सावित्री को ढूंढने के लिए जाता भी है, लेकिन सावित्री उसे मिलते नहीं है। अब आगे भाग 9। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी पति की बीमारी के समय इन कुछ दिनों में ही उपेंद्र को आत्मीय भाव से अपने पास पाकर पहचान गई। इससे उसकी स्वार्थ हानि की व्याकुल आशंका ही समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं। इस अपरिचित के प्रति एक गहरी श्रद्धा तक उत्पन्न हो गई, जिसके भार से सारा हृदय जलभाराक्रांत मेघ की तरह बरसने को प्रस्तुत हो गया। ऐसा आदमी तो उसने कभी देखा ही नहीं था। ऐसे आदमी के संपर्क में आने के सौभाग्य की भी वो किसी भी दिन कल्पना नहीं कर सकी थी। इसीलिए इस थोड़े समय के परिचय से ही उसने अपने भविष्य के सभी सुख दुखों को इनके ही हाथ में निशंक होकर सौंप दिया। और निर्भय होकर निर्भर कर सकना किसे कहते हैं, इसको यही पहले अनुभव करके उसका चीर कारारुद्ध प्राण मानो मुक्त मार्ग का प्रकाश देख सका। उपेंद्र प्रातः से लेकर रात्रि तक मुमूर्ष की सेवा कर रहे थे। आवश्यकता की दृष्टि से इस सेवा का मूल्य नहीं था, क्योंकि हरान के जीवन की आशा तनिक भी नहीं थी। किंतु इस सेवा ने किरणमयी की दृष्टि में अपने पति के सूखे शरीर को भी बहुमूल्य बना दिया। इस अर्धमृत शरीर के लोभ से ही वो अकस्मात व्याकुल हो उठी। इसके आचार व्यवहार में यह अचिंतनीय परिवर्तन मृत्यु के किनारे खड़े हरान ने भी लक्ष्य किया। बचपन में किरण आत्मीय के घर में पाली पोसी गई, और बचपन में ही उससे भी अधिक अनात्मीय पति के घर आई थी। सास अघोरमयी ने उसका किसी भी दिन आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि जितना संभव हो सका उतना ही कष्ट पहुंचाती रही। पति ने भी उसको एक दिन के लिए भी प्यार नहीं किया। वे दिन के समय स्कूल पढ़ाते थे, रात को स्वयं अध्ययन करते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया करते थे। विद्योपार्जन करने के नशे ने उनको ऐसा ग्रस्त कर लिया कि दोनों में गुरु शिष्य के कठोर संबंध के अलावा पति पत्नी के मधुर संबंध का अवकाश ही नहीं मिला। इस प्रकार ये प्रखर बुद्धिशालिनी रमणी शैशव को पार करके परिपूर्ण यौवन के बीच आ खड़ी हुई थी। इस प्रकार संसार के सौंदर्य माधुर्य से निर्वासिता शुष्क तथा कठोर हो उठी थी, और ऐसे ही स्नेह से वंचित होकर ही वो नारी के श्रेष्ठ धर्म को भी तिलांजलि देने को तैयार बैठी थी। अघोरमयी सब कुछ जानती थी। उनकी रूपवती वधू इन दिनों सती धर्म की भी पूरी मर्यादा पालन करके नहीं चलती, इस बात को वे जानती थी। किंतु उनका पुत्र मृत्यु के मुख में था। दुख के दिन प्रायः निकट थे। उसको ध्यान में रखकर ही संभवतः है वो वधू के आचार व्यवहार की उपेक्षा करती रहती थी। जो डॉक्टर हरान की चिकित्सा कर रहा था, वो किस आज्ञा से दाम लिए बिना दवा पाथ्य जुटा रहा था और क्यों उनकी गृहस्थी का आधा खर्च दे रहा था, ये बात उनसे छिपी नहीं थी। किंतु मृत्यु पथ के राही पुत्र की चिकित्सा के सामने किसी अन्याय को ही बड़ा करके देखने का साहस उनको नहीं था। ऐसी शिक्षा भी उनकी नहीं थी, और इसके अतिरिक्त वे पुत्र वधू को प्यार भी नहीं करती थी। उपेंद्र भी इसी जाल में धीरे धीरे बंधता जा रहा है। उसका मुक्त हस्त अर्थव्यव और अक्लांत सेवा का गुप्त रहस्य बाल्यावस्था की मित्रता को अतिक्रम करके चुपके से एक दूसरे स्थान में मूल विस्तार कर रहा है। इस संबंध में उनको कोई शंका नहीं थी। खैर, आपत्ति भी नहीं थी। कल से उपेंद्र आया नहीं। यही बात अघोरमयी अपनी कोठरी की चौखट के बाहर बैठकर एक जीर्ण शीर्ण मैला लिहाफ ओढ़े सोच रही थी। जाड़े का सूर्य तब तक अस्त नहीं था, लेकिन इस मकान के अंदर अंधकार की छाया पड़ चुकी थी। सूर्यदेव कब उगते हैं, कब अस्त हो जाते हैं, अच्छे दिनों में भी इसकी खबर इस मकान के लोगों को नहीं रहती। अब दुख के दिनों में उनके साथ प्रायः समस्त संबंध ही टूट गया था। अघोरमयी ने पुकारा, संध्या का दिया जलाकर एक बार यहां तो आओ बेटी, एक बात है। किरणमयी उन्हीं के कमरे में काम कर रही थी। बोली, अभी तक संध्या कहाँ हुई है माँ? अच्छा, तुम्हारा बिछौना बिछा कर आती हूँ।
अघोरमयी बोली, अरे मेरा और बिस्तर बिछाना बेटी, सोते समय मैं ही बिछा लूंगी। तुम जाओ, दिया जलाकर जरा ठंडी होकर बैठो। दिन रात काम करते करते तुम्हारा शरीर आधा हो गया, उस ओर भी तो जरा नजर रखना जरूरी है ना बेटी। ये कहकर लंबी सांस लेकर वे चुप हो रही। थोड़ी ही देर बाद बहू निकट आकर बैठने लगी तो वो रोकर बोल पड़ी, पहले दिया बत्ती। बहू ने शांत भाव से कहा, तुम क्यों घबरा रही हो मां? संध्या होने में अभी बहुत देर है। होने दो, नीचे तो अंधेरा है, जरा दिन रहते ही सीढ़ी की बत्ती जला देना अच्छा है बेटा। इसी समय शायद उपेन आ जाएगा, कल से वो आया नहीं है। क्यों बहू, अभी तक तुम्हारा शरीर धोना, बाल बांधना तक भी नहीं हुआ देख रही हो। क्या कर रही है इतनी देर तक तू? सास के कंठ स्वर में अकस्मात विरक्ति का आभास देखकर आश्चर्य में पड़ी बहू क्षण भर उनके मुंह की तरफ देखती रही, फिर जरा हंसकर बोली, मैं रोज इस समय किसी दिन हाथ मुंह धोती हूं या कपड़े बदलती हूं मां। अभी तो मेरा रसोई घर का काम ही नहीं खत्म हो पाता। उसके बाद सास कुछ नाराज होकर बोल उठी, बात का काम उसके बाद होगा बेटे, अभी मैं जो कहती हूं उसे करो। बहू ने जाने को तैयार होकर कहा, अच्छा जा रही, दिया जलाकर तुम्हारे पास ही आकर बैठती हूं। अघोरमयी खींच उठी, बोली, मेरे पास अभी झूठ मूठ बैठने से क्या होगा बेटी? काम पहले है या बैठना पहले है? दिन पर दिन तुम कैसी होती जा रही हो बहू? उसका स्नेह हठात तिरस्कार का आकार धारण करने के साथ ही ये बातें अत्यंत कठोर और रूखी होकर सभी के कानों में जाकर बींध गई। उसने भी क्रोध करके उत्तर दिया, तुम लोग ही मुझे कैसी बनाती जा रही हो मां? हर समय उल्टी सीधी बातें कहते रहने से मानना तो चूल्हे में जाए, समझी भी तो नहीं जाती। क्या कहना चाहती हो तुम, स्पष्ट रूप से कहो ना। यह कहकर उत्तर के लिए क्षण भर भी प्रतीक्षा न करके वो शीघ्रता से चली गई। बहू का तेजी से चला जाना क्या है, इसे इस घर के सभी समझते थे। अघोरमयी भी समझ गई। किरणमयी नीचे ऊपर दीपक जलाकर अपनी सास के कमरे में जब दिया जलाने आई, तब सास रो रही थी। उनको रुलाई जब जैसे तैसे कारणों से ही फूट पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी होकर बोली, तुम्हारी हरि नाम की माला ला दूं मां? सास लिहाफ के कोने से आंखें पोंछकर रुआंसे स्वर में बोली, ले आओ। वो कमरे में जाकर दीवार पर टंगी माला की झोली उतार कर ले आई और सास के हाथ में देने लगी तो उन्होंने झोली न लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया। जरा बैठो बेटी, कहकर खींचकर अपने पास बैठाकर उसके मुंह पर, ललाट पर, माथे पर सहला दिया। थोड़ी छूकर चुंबन किया और बड़ी देर तक कुछ भी न कहकर रोने लगी। किरणमयी कड़ी होकर बैठी ये सब स्नेहाभिनय सहती रही। थोड़ी ही देर बाद अघोरमयी ने फिर एक बार लिहाफ के कोने से आंखों के आंसू पोंछकर कहा, शोक से तब मैं पागल हो गई हूं। मेरी एक साधारण सी बात पर तुमने क्रोध क्यों किया बेटी, बताओ तो। किरण ने अविचल भाव से कहा, शोक ताप तुम्हारे अकेले का नहीं है मां, हम लोग भी मनुष्य हैं। उसे भूलकर एक ही बात कह देना ही तो यथेष्ट है, नहीं तो 1000 बातों से क्रोध नहीं होता। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, इस बात को क्या मैं नहीं जानती बेटी? जानती हूं, किंतु मेरा एक एक करके सब कुछ ही चला गया। अब तो तुम ही सब हो, तुम ही मेरी लड़के, तुम ही मेरी लड़की हो। हरान के शोक से यदि छाती कड़ी रख सकूंगी तो तुम्हारा ही तो मुंह देखकर रह सकूंगी। ये कहकर फिर एक बार लिहाफ आंखों पर रखकर वे रोने लगी, किंतु इस छलना से किरण भुलावे में नहीं पड़ी। वो मन ही मन जल उठने पर भी शांत भाव से बोली, तुम किस तरह छाती कड़ी करोगी इसको तुमने अभी से ठीक कर रखा है, किंतु मैं कैसे छाती कड़ी करूंगी इस पर तो तुमने सोचा नहीं है मां। फिर ये सब बातें इस समय क्यों? जब सचमुच ही छाती कड़ी करने का दिन आएगा तब समय की खींचातानी नहीं होगी। वो समय इतना थोड़ा सा नहीं आता मां कि पहले से तैयार न होने से समय ही नहीं मिलता। बहू की बातें मधुर न लगने पर भी इनके भीतर कितना व्यंग छिपा हुआ था अघोरमयी ये जान न सकी, बल्कि वो बोली, समय आने में देरी ही क्या बेटी। उपेन उस दिन जिस डॉक्टर को ले आए थे, वे अच्छी बातें कुछ भी नहीं कह गए। मैं तो केवल यही कहती हूँ बेटी, उपेन यदि उस समय न आ जाता तो फिर उस दशा में हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती। वो चुप रहकर सुन रही है, ये देखकर वे उत्साहित होकर कहने लगी, बेटी
उसको लड़कपन से ही मैं जानती हूँ। नौखाली में वो दोनों भाइयों की तरह मेरे पास आते जाते थे। तभी से मौसी कहकर पुकारता है। जैसे बड़े आदमी का लड़का है वैसे स्वयं भी बड़ा उदार हो गया है। उस दिन मुझे रोते देखकर बोला, मौसी मुझे हरान भैया का छोटा भाई ही समझ रखना, इससे अधिक तो कहने के लिए मेरे पास बात के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा मुझे किसी तीर्थ स्थान में छोड़ आना, जो इन्हें गिने दिन जीवित रहूं कि मैं गंगा स्नान करते करते गंगा माई की गोद में जाकर अपने हरान के पास रह सकूं। इसके बाद वो बोल न सकी। इस बार वो व्याकुल होकर रो पड़ी। बहू चुप हो गई थी, चुप ही रह गई। वे कुछ देर तक रोकर छाती का भार हल्का करके अंत में आंखें पूंछकर गीले स्वर में बोली, रह रहकर यही बात मन में उठ जाती है कि यदि वो नहीं आता तो। नीचे कोई पुकार रहा है क्या बेटी? नीचे दासी बर्तन मांज रही है, किसी के बुलाने पर दरवाजा खोल देगी। सास ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं बहू, तुम भी जाओ। जब दासी काम में लगी रहती है तब वो कुछ भी नहीं सुनती। किरण कुछ भी उद्वेग प्रकट न करके धीरे से बोली, मुझे भी काम है मां, रसोई पकाना है। अघोरमयी अकस्मात भड़क उठी, बोली, रसोई तो कहीं भागी नहीं जा रही ना बेटी, तुम क्यों नहीं समझती? किरण उठ खड़ी हुई, बोली, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। अपने सभी लोगों के चले जाने पर भी यदि हमारे दिन बीते हैं तो उपेन बाबू के न रहने पर भी काम न रुकेगा। कहकर रसोई घर की ओर वो चली गई। अघोरमयी क्रोध से बातें न कह सकी और जितनी देर तक बहू दिखाई पड़ती रही उतनी देर तक उनको जलते हुए दोनों नेत्र मानो उसे ठेलकर विदा करते रहे। इसके बाद अत्यंत क्रोध के साथ दासी को पुकारने लगी। उसकी भी आहट न मिली। वो शीत के भय से संध्या के पहले खन खन झन झन शब्द करके बर्तन मांजने धोने का काम समाप्त कर रही थी। उनका क्रुद्ध आह्वान उसे सुनाई नहीं पड़ा। तब अपने कमरे का दीपक हाथ में लेकर बरामदे के पास आकर चिल्लाकर बोली, अरे तूने क्या अपने कानों में रुई ठोस ली है? सुनाई नहीं पड़ता कि उपेन बाबू 1 घंटे से खड़े बाहर पुकार रहे हैं? ये भयंकर आरोप दासी ने सुन लिया और उपेन का नाम सुनकर उठ पड़ी। दौड़ती हुई जाकर उसने किवाड़ खोल दिया, लेकिन कोई भी नहीं था। बाहर गर्दन बढ़ाकर अंधकार में जितनी दूर दिखाई पड़ा, अच्छे प्रकार देखने पर भी किसी को न देख पाने पर वो वापस आकर बोली, कोई भी तो नहीं है मां। अघोरमयी दीपक हाथ में लिए उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रही थी। अविश्वास करके बोली, नहीं क्या रे, मैंने तो अपने ही कानों से उनकी पुकार सुनी है। तूने गली में जाकर देखा एक बार? मैंने देखा है माँ जी, कोई नहीं है। ये बात विश्वास करने के योग्य नहीं थी। उपेन कल आया नहीं तो क्या आज भी नहीं आएगा? इसीलिए खींच कर बोली, तू जा फिर एक बार अच्छी तरह देख के आ, कोई है या नहीं। बाहर अंधेरी गली में दासी को जाने में आपत्ति थी। उसने खींच कर उत्तर दिया, तुम्हारी ये कैसी बात है मां? ये क्या आंख में चोरी खेल रहे हैं कि अंधेरी गली में जाकर हाथ से टटोलना पड़ेगा? ये कहकर वो काम में लग गई। अघोरमयी अपने कमरे में वापस आकर निर्जीव की भांति बिछौने पर लेट गई। बीमार लड़के का समाचार जानने का उत्साह भी उनको नहीं रहा। उसको बार बार केवल यही ख्याल होने लगा कि वो कल आया ही नहीं, आज भी नहीं आया। संभव असंभव तरह तरह के कारणों को ढूंढने में ये बात उनके मन में एक बार भी नहीं आई कि वो कलकत्ता वासी नहीं है। अन्यत्र उसका घर बार और आत्मीय स्वजन है, वहां लौट जाना भी संभव है। सोचते सोचते एकाएक उनको ख्याल आया कि अप्रसन्न तो नहीं हो गया। इस बात को दोहराने के साथ ही उनका हृदय आशंका से भर गया और बहू के पल भर पहले के आचरण के साथ मन ही मन मिलाकर देखते ही उनका संदेह दृढ़ हो गया। ऐसी बात है, बहू यदि अब वो फिर लेटी न रह सकी, उठकर रसोई घर की तरफ चली गई। किरणमयी जलते हुए चूल्हे की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी हुई थी। जलते हुए अंगारे की लाल आभा का अत्यधिक प्रकाश उसके मुख पर पड़ रहा था। माथे पर कपड़ा नहीं था, आज उसने बाल भी बांधे नहीं थे। इधर उधर बिखरे हुए केशों को किसी तरह ठीक से रखा था। आज जो वस्तु उनकी दृष्टि में पड़ी उसको संपूर्ण रूप से हृदयंगम करने की सामर्थ्य उनमें नहीं था। जिस स्तब्ध मुखमंडल पर चूल्हे की लाल आभा से युक्त प्रकाश विचित्र तरंगों की भांति खेलता हुआ घूम रहा था, वो मुंह उनके समस्त अभिज्ञता के बाहर था।
इस मुख में कोई त्रुटि है या नहीं, इसकी आलोचना नहीं चल सकती। निर्दोष भी इसे नहीं कहा जा सकता। ये तो आश्चर्यजनक है। इसको पहले कभी नहीं देखा। ये आश्चर्य है। निर्निमेष दृष्टि से बहुत देर तक ताकते रहने पर भी हठात उनके मुंह से लंबी सांस निकल पड़ी। उस शब्द से चौंक कर बहू ने देखा सास खड़ी है। गिरे हुए आंचल के माथे पर खींचकर उसने कहा, तुम यहां क्यों मां? कंठ स्वर सुनकर वे और भी चौंक पड़ी। ऐसा शांत, ऐसा करुण कंठ स्वर उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। झट बोल उठी, तुम अकेली ही रसोई पका रही हो बेटी, इसलिए सोचा कि जरा बैठने के लिए चली आती हूं। बहू उनकी ओर पीढ़ा ढकेल कर चूल्हे की तरफ देखती हुई चुप हो रही। उसके मन में फिर झुंझलाहट सिर उठाकर खड़ी हो गई। गंध जिस तरह हवा का आश्रय ग्रहण करके फूल के बाहर चली आती है किंतु आंधी में उड़ जाती है, किरणमयी का तत्कालीन मनोभाव सास के आकस्मिक आगमन से उसी तरह क्षण भर में बाहर आने के साथ ही इस पद्म स्नेह के तूफान से उड़ गया। ये सत्य नहीं है, भद्दी प्रताड़ना मात्र है। किंतु झगड़ा करना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। निरंतर झगड़ा करके वो सचमुच थक गई थी। कुछ देर तक स्थिर रहकर अघोर में बोली, दासी को बुला दूं बेटी? किरणमयी अंदर के समस्त विद्रोह को रोककर शांत भाव से बोली, क्या आवश्यकता है मां? मैं नित्य ही अकेले रसोई पकाती हूं। अकेली रहना तो अब मेरा स्वभाव हो गया है। बल्कि वो कमरे में अकेले पड़े हैं, उनके पास जाकर कोई बैठता तो अच्छा होता। बीमार संतान का उल्लेख होने से जननी आघात पाकर व्यग्र होकर बोली, तुम भी जल्दी ही काम पूरा करके आ जाना बेटी। इधर इसी बीच उपेंद्र अपने घर चले गए थे। सतीश भी केवल एक ही दिन उपेंद्र के साथ हरान को देखने आया था, फिर नहीं आया। वो अपनी ही व्यथा लेकर घबराहट में पड़ा था। उपेंद्र ने उसका अन्य मनस्क भाव तथा इस घर में ना आने की इच्छा जानकर उसको फिर नहीं बुलाया। चिकित्सा और बाकी की अन्य व्यवस्थाएं वो स्वयं ही कर रहे थे। केवल कलकत्ता छोड़कर घर लौट जाने के दिन सतीश को बुलाकर बीच बीच में खबर लेते रहने और उनको पत्र लिखकर समाचार भेजने का अनुरोध करके वे चले गए थे। आज स्कूल से लौटते ही सतीश को उपेंद्र का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है, मुझे आशा है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। कई दिनों से हरान भैया का समाचार न मिलने से मैं चिंतित हूं। यद्यपि मैं जानता हूं कि समाचार देने की आवश्यकता ही नहीं हुई, इसलिए तुमने नहीं दिया। तथापि उनकी चिकित्सा कैसी हो रही है ये जरूर लिखना। सतीश की पीठ पर मानो कोड़े की मार पड़ी। उसने एक भी दिन जाकर खोज खबर नहीं ली थी। इस बीच उस घर में कितनी ही घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो भी उसके ही ऊपर निर्भर रहकर उपेन भैया घर चले गए हैं। वो शीघ्रता से नीचे उतर गया। बिहारी जलपान ला रहा था। धक्का खाकर उसकी थाली और गिलास गिर पड़े, पर सतीश ने घूमकर देखा ही नहीं। मार्ग में आकर एक खाली गाड़ी पर चढ़ बैठा और तेज चलाने का अनुरोध करके मार्ग की ओर सतर्क होकर देखता रहा। उसको भय था कि कहीं पहचान में न आने से गली छूट न जाए। 20 मिनट के बाद जब छोटी सी गली में पहुंचा, तब तक भी दिन का प्रकाश शेष था। पैरों के नीचे खुला पनाला और चलने का रास्ता था, और ऊपर आकाश और प्रकाश तब तक भी मिलकर एक नहीं हुए थे। तेज कदम बढ़ाकर 13 नंबर के मकान के सामने पहुंचते ही किवाड़ खुल गए। कोई मानो उसके ही लिए प्रतीक्षा कर रहा था। सतीश का हृदय कांप उठा। एकाएक वो प्रवेश न कर सका। द्वार के निकट ही किरणमयी खड़ी थी। उसने अपना हंसता हुआ मुख जरा बाहर निकालकर अत्यंत आदर से कहा, हाउ बबुआ जी, खड़े क्यों हो? फिर वही बबुआ जी। लज्जा से सतीश का मुख लाल हो गया, लेकिन उसी क्षण संभल कर वो विनीत भाव से बोला, लगता है आपने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया। नहीं, तुमने तो क्षमा मांगी ही नहीं। मांगने के पहले ही अपनी ही इच्छा से देने से मानो लोगों को मानहानि होती है, और फिर मानहानि करने योग्य कम दाम की वस्तु तो तुम नहीं हो बबुआ जी। उसके इस प्रसन्न रहस्यपूर्ण वार्तालाप के बीच भी ऐसी एक गंभीर करुणा स्पष्ट हो उठी कि सतीश ने मुंह झुका गंभीर कंठ से कहा, मेरा कुछ भी दाम नहीं है भाभी जी, मेरी कोई मानहानि न होगी, बस आप क्षमा कर दें। किरणमयी हंसकर बोली,
ऐसी बहुत सी बातें हैं बबुआ जी जिनको क्षमा करने से ही वे समाप्त हो जाती हैं। आज तुमको माफ करने पर यदि फिर सतीश बाबू कहकर पुकारना पड़े तो फिर उस दशा में मैं कह देती हूं, बबुआ जी वो क्षमा तुम पाओगे नहीं। अपने को पकड़ रखने की वही जो थोड़ी सी जंजीर तुमने स्वयं अपने हाथों से उठाकर दे दी है ना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालकर वापस ले लोगे। उतनी मूर्ख ये भाभी नहीं है। यह कहकर उसने विशेष रूप से गर्दन हिला दी, लेकिन सतीश चौंक उठा। ये जंजीर बांधने कसने की उपमा उसे जंची नहीं, वरन हठात उसे मालूम हुआ उसको असावधान पाकर वो लड़की सचमुच ही कोई कहीं जंजीर उसके पैरों में बांध रही है, और क्षण भर में उसकी समस्त सहज बुद्धि आत्मरक्षा के लिए सज धज कर खड़ी हो गई। घर में प्रवेश करते समय उसकी आंखों में जो दृष्टि कर्तव्य भ्रष्टा के धिक्कार से कुंठित और लज्जा से विनम्र दिखाई पड़ी थी, धक्का खाकर वो संदिग्ध और तीव्र हो उठी। किरणमयी ने कहा, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है बबुआ जी, शायद अभी तक तुमने कुछ जलपान नहीं किया है। आओ ऊपर चलो, कुछ खा लो। सतीश ने कुछ भी न कहकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस सारे रहस्य कौतुक में कितना रहस्य है और कितना नहीं, इस पर मन ही मन विचार करते हुए वो किरणमयी के पीछे चल पड़ा। ऊपर चढ़कर बहू ने इधर उधर देखकर कहा, ओ आज दासी को साथ लेकर मां काली बाड़ी गई है। रसोई घर में बैठकर तुम मेरी पूड़ियां बेल देना, मैं छान लूंगी। बेल सकोगे ना? ये कहकर वो हंस पड़ी, बोली, बेल सकोगे ये तो तुमको देखने से ही ज्ञात होता है। आओ। सतीश ने अपने हृदय के द्वंद्व को रोककर भले आदमी की तरफ प्रश्न किया, पूड़ी बेल सकता हूं ये बात क्या मेरे शरीर पर लिखी है भाभी जी? लिखावट पढ़ने की जानकारी रहनी चाहिए। उस रात मेरे शरीर पर ही कुछ लिखा था क्या जिसे तुम पढ़ गए थे? सतीश ने फिर मुंह झुका लिया। उसके बाद दोनों मिलकर जब भोजन बनाने लग गए और इस संघर्ष की गर्मी बहुत कुछ ठंडी हो चली, तब किरणमयी ने पूछा, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें तुम्हारे उपेन भैया के मुंह से सुन चुकी हूं। अच्छा बबुआ जी, वो इस समय यहां नहीं है ना? शायद घर लौट गए हैं क्यों? सतीश के हां कहने पर किरणमयी ने कहा, वो यहां नहीं है, लेकिन मां विश्वास नहीं करना चाहती। कहती है कि उनको बिना बताए उपेन बाबू न जाएंगे। हो सकता है कि शायद उनको एकाएक कोई काम आ पड़ा हो, इसीलिए जाना पड़ा ना। सतीश को इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। वस्तुतः उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस बीच इन लोगों के कारण ही दोनों मित्रों में जो अप्रिय बातें हो चुकी हैं, वे भी कहीं नहीं जा सकती। सतीश चुप हो रहा। ना कहकर चले जाने के कारण क्या है, इसका वो किसी तरह भी अनुमान न कर सका। लेकिन किरणमयी ने बात को दबाने नहीं दिया। बोली, ये काम तुम्हारे भैया का अच्छा नहीं हुआ बबुआ जी। कहकर जाने से उनको कोई पकड़ कर नहीं रखता, फिर भी मां इस तरह चिंतित होकर विकल नहीं होती ना। अब मैं तो किसी भी तरह उनको समझा नहीं सकती कि उपेन बाबू बराबर यहां नहीं रहते। अन्यत्र उनका घर द्वार है, कामकाज है। अब भला ये सब छोड़कर कोई मनुष्य कितने दिन दूसरे का दुर्भाग्य लेकर रुका रह सकता है? लेकिन बूढ़ी मां के सामने युक्ति नहीं चलती। अपनी आवश्यकता के सामने संसार में वो कुछ भी देख नहीं सकती। सतीश उस बात का ठीक ठीक उत्तर न देकर बोला, वास्तव में उपेन भैया इतने दिन बाहर थे, यही आश्चर्य है। कहीं भी अधिक देर रहने का उनका स्वभाव नहीं है। विशेषतः ब्याह के बाद से एक रात भी कहीं रखने के लिए हमें सिर पटकना फोड़ना पड़ता है। पहले सभी विषयों में वो हम लोगों के स्वामी थे, अब तो एक एक करके सब छोड़कर घर के कोने में छिपे हैं। अब कचहरी में तो बिल्कुल ही न जाने से काम नहीं चलता, इसलिए शायद एक बार चले जाते हैं। अब यही एक बार देखिए ना। बहू ने बाधा देकर कहा, अच्छा बैठो बबुआ जी, जरा तुम्हारे लिए खाने की जगह ठीक कर दूं तो बैठूं। तुम खाते खाते बातें करोगे तो वो अच्छा होगा। ये कहकर आसन बिछाकर थाली में खाने की चीजें सजाकर वो पास बैठ गई और अत्यंत आग्रह के साथ बोली, हाँ तो फिर उसके बाद? सतीश पूड़ी का एक टुकड़ा मुंह में डालकर बोला, वो एक विवाह कराने के लिए बारात में जाने की बात है भाभी जी। उपेन भैया बड़े अगुआ हैं, कितने लोगों के ब्याह उन्होंने कराए हैं इसका ठिकाना नहीं है। हम लोगों के दल के ही एक लड़के का ब्याह था। अगुवाई से आरंभ करके सारा उद्योग आयोजन उपेन भैया ने अपने हाथों किया। फिर भी ब्याह की रात को भैया को देखा नहीं गया। वो बात ये थी कि छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, ये कहकर वो किसी तरह भी घर से बाहर नहीं निकले।
हम सभी लोगों ने मिलकर कितना अनुरोध किया भाभी जी, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। पत्थर के देवता से वरदान मिल गया होता, लेकिन उपेन भैया को सहमत नहीं किया जा सकता। मैं अच्छी हूं, ये कहकर छोटी बहू ने स्वयं अनुरोध किया तो बोले, तुम्हारे भले बुरे का विचार करना मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं है, चुप रहो। किरणमयी मौन होकर बैठी रही। उसका समस्त अतीत जीवन उसके ही अंधेरे अंतस्थल में उतरकर टटोल कर न जाने किसको ढूंढता हुआ घूमने लगा। लेकिन सतीश कुछ न समझ सका। कौन कहानी कहां किस तरह जा लगती है, उसकी खबर क्या वो रखता है। वो कहने लगा, इस अनुपस्थिति से किसने किस तरह निंदा की, किसने क्या कहकर उपहास किया था, कितना आनंद चौपट हो गया था ये सब, लेकिन श्रोता कहां था। इस तुच्छ कहानी से तो किरणमयी तब बहुत दूर चली गई थी। एकाएक सतीश ने पूरी खाना और कहानी सुनाना बंद करके पूछा, आप सुन भी रही हैं भाभी जी या कुछ सोच रही हैं? किरणमयी चकित होकर हंसकर बोली, सुनती तो अवश्य हूं बबुआ, लेकिन मैं कहती हूं कि बीमारी तकलीफ में सेवा करना ही तो अच्छा है। हाँ अच्छा है, लेकिन यह जाति करना क्या अच्छा है। उस बार जब छोटी बहू को छोटी माता निकल पड़ी थी, उपेन भैया 8-10 दिन उनके सिराने से न उठे। घर में इतने लोग हैं भाई, उनको नहाना खाना बंद करने की क्या आवश्यकता थी। किरणमयी ने क्षण भर उसके मुख की ओर चुपचाप देखते रहकर पूछा, अच्छा बबुआ जी, तुम्हारे उपेन भैया क्या छोटी बहू को बहुत प्यार करते हैं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है भाभी, बहुत प्यार करते हैं। किरणमयी फिर कुछ देर तक चुप रहकर ताकती रही। बोली, अच्छा छोटी बहू देखने में कैसी है बबुआ जी? अत्यंत सुंदरी है क्या? हाँ बिल्कुल अत्यंत सुंदरी। किरणमयी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी तरह? सतीश मुंह झुकाए रहा। क्षण भर बाद कुछ सोचकर मुंह ऊपर उठाकर उसने पूछा, आप क्या ये बात सचमुच ही जान लेना चाहती हैं? सचमुच ही बबुआ जी। देखिए, मेरे मतामत का अधिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन अगर कहना ही हो तो उस दशा में मैं यही कह सकता हूं कि आपकी तरह सुंदरता शायद इस संसार में नहीं है। किरणमयी कोई एक उत्तर देने ही जा रही थी, लेकिन ठीक उसी समय नीचे चिल्लाहट की आवाज से उठ पड़ी। मां वापस आ गई थी। सतीश अपना जलपान समाप्त कर ज्यों ही बाहर आया, त्यों ही अघोरमयी के सामने पड़ गया। उन्होंने सतीश के मुंह की ओर देखकर बहू से पूछा, ये उपेन के भाई है ना बहू, वो कहां है? किरणमयी बोली, वो अपने घर चले गए मां। अघोरमयी संक्षेप में अच्छा कहकर अपना सिंदूर चंदन चर्चित मुंह स्याह बनाकर अपने लड़के के कमरे में चली गई। सतीश ने कहा, अच्छा तो भाभी जी अब मैं चलता हूं। किरणमयी अन्यमनस्क भाव से बोली, अच्छा जाइए। सतीश 2-1 कदम जाकर ही लौटकर बोला, वो उपेन भैया ने पत्र भेजा है, उन्होंने पूछा है कि हरान भैया की चिकित्सा कैसी चल रही है। चिकित्सा तो बंद है, जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था उनसे कराने की राय नहीं है। लेकिन फिर राय क्या है ये भी तो बताकर नहीं गए हैं। ये कैसी बात, चिकित्सा बिल्कुल ही बंद करके बैठी हुई है, ये कोई सही व्यवस्था नहीं भाभी जी। अब व्यवस्था न करके ही वो चले गए। मुझे मालूम हो रहा है मानो एक बार उन्होंने कहा था कि सतीश यहां रहता है, वही व्यवस्था करेगा। पर फिर तुम भी तो नहीं आते बबुआ जी। सतीश क्षण भर अवाक होकर खड़ा रहा। बोला, अच्छा तो मैं कल सवेरे ही आ जाऊंगा। कहकर वो शीघ्रता से बाहर चला गया। सतीश के जाने के बाद किरणमयी ने पति के कमरे के दरवाजे को जरा सा खोलकर भीतर की ओर देखा। वे एक मोटी तकिया के सहारे लेटे मां से बातें कर रहे हैं। आज भी उन्हें बुखार नहीं आया है। यह समाचार लेकर वो वापस आ गई। बाहर अंधेरे में बैठकर अपूर्व ममता के साथ इस बात को लेकर आत्ममग्न हो गई। आज सतीश की जबानी उपेंद्र के अथाह पथन के इतिहास ने उसके हृदय में माधुर्य भर दिया था। इसलिए आज जो कुछ यहां आ गया वही मधुर बनकर किरणमयी को अनिर्वचनीय रस में स्निग्ध करने लगा। अंत में उठकर रसोई घर में जाकर रसोई चढ़ाकर फिर स्तब्ध होकर बैठी रही। उसके हृदय में आज सतीश अपने अनजाने में सुरबाला आदि अपरिचित नर नारियों का दल लाकर ये जो एक अद्भुत नाटक का स्पष्ट नाटक आरंभ करके चला गया, सोने कमरे में अकेली बैठकर उसको स्पष्ट रूप से देखने का लोभ एक ओर किरणमयी में जैसा प्रबल हो उठा, तो दूसरी ओर कोई अनिश्चित आशंका उसके हाथ पैर नेत्रों की दृष्टि को
उसी प्रकार भारी बनाने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा मानो अंधेरी रात के भूत की कहानी की भांति ये संस्मरण उसको लगातार एक हाथ से खींचने और दूसरे हाथ से ठेलने लगा। इसी प्रकार विचित्र स्वप्न जाल में पड़ी हुई वो जब अत्यंत अभिभूत हो रही थी, उसी समय जूते की आवाज सुनकर वो सहसा चौंक कर निगाह दौड़ाते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर ही डॉक्टर अनंग मोहन खड़े हैं। किरणमयी माथे के कपड़े को थोड़ा सा खींचकर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने यह देखकर भौहें तान ली। इसके पूर्व ये डॉक्टर ठीक इसी स्थान पर अनेक बार आकर खड़े हुए हैं और उसके कर कमलों की बनी रसोई के लोभ से अतिथि बनने का आवेदन करके कई बार हंसी मजाक कर गए हैं। उसी पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति की कल्पना करके ही किरणमयी का चित्त तिक्त हो उठा, यानी कड़वा। वो कठोर बनकर उसी की प्रतीक्षा करके खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने मजाक नहीं किया। क्रुद्ध गंभीर मुंह से कुछ देर तक चुप रहकर कहा, 10-12 दिन मुझे बाहर रहना पड़ा, इसलिए हरान बाबू के लिए मैं बहुत ही चिंतित हो गया था, लेकिन आकर देख रहा हूं तो उद्वेग का कुछ भी कारण नहीं था। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, वो अच्छी तरह ही थे। अच्छी तरह रहें वही अच्छा है। अब तो मेरी कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों, क्या राय है? किरणमयी ने इसके उत्तर में गर्दन हिलाकर कहा, नहीं है। डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों को मेरी आवश्यकता न रहने पर भी मेरी आवश्यकता अभी तक समाप्त नहीं हुई। यही बात कहने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। किरणमयी ने मुंह न उठाकर ही धीरे धीरे कहा, अच्छी बात तो है। माँ अभी तक जाग रही हैं, उनसे कह देना जरूरी है। मुझसे तो कहना बेकार है। डॉक्टर ने अपने मुंह को अत्यंत गंभीर बनाकर कहा, मैं उनके पास से ही आ रहा हूं। उनका भी कहना है कि जरूरत नहीं है। जरूरत खत्म हो गई है, ये मैं भी समझ गया हूं, लेकिन डॉक्टर की विदाई एक कहावत है, उसको भूल जाने से काम नहीं चलता। किरणमयी चुप हो रही। डॉक्टर व्यंग करके कहने लगे, आज 5-6 महीने के बाद ये भार तुम ही लोगी अथवा तुम्हारी सास ही लेंगी। अब ये तो तुम लोगों की आपसी बात है, किंतु जाओ कह देने से ही तो डॉक्टर नहीं चला जाता। किरण, डॉक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर आज वो मानो उसको तीर की भांति बींध गया। वो इस तरह सिहर उठी कि उस क्षीण प्रकाश में भी डॉक्टर ने उसे देख लिया। किरणमयी ने फिर भी मधुर कंठ से पूछा, क्या चाहते हैं आप? रुपया? डॉक्टर ने हंसी का बहाना दिखाकर कहा, आप क्यों कहती हो? यहां और कोई उपस्थित नहीं है। तुम कहने में भी दोष नहीं होगा, लेकिन फिर इतने दिनों तक मैं क्या मांगता रहा हूं, सुनो जरा। क्या वो रुपया था? पुनः किरणमयी का समूचा शरीर कांप उठा। डॉक्टर बोले, रुपया नहीं चाहता, ये बात कहना तो बहुत कठिन है। अब तुमको जबकि उसका अभाव नहीं है, तब रुपया देकर ही विदा कर दो। मैं दोनों ही ओर से ठगे जाने को राजी नहीं हूं, लेकिन तुमको इतने दिनों में मेरे मन की बात ज्ञात हो गई है, इसके लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। आज अब मैं ज्यादा तंग ना करूंगा तुम्हें। बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं कल एक बार आ सकता हूं? ये मनुष्य भीतर ही भीतर किस तरह जल रहा था, और ये सब उसका ही फीका उत्पत्त भस्मावेश है। इसे निश्चित समझकर भी किरणमयी ने शांत दृढ़ स्वर में मुंह ऊपर उठाकर कहा, नहीं, आप ठहरिए, मैं इसी समय ला देती हूं। यह कहकर पास का दरवाजा खोलकर वो शीघ्रता से चली गई। इस बार डॉक्टर शंकित हो उठे। किरण को वो पहचानते थे। कहां क्या लेने के लिए गई है, हठात इतनी रात को कैसा एक असंभव कांड कर कहां का हंगामा कहां खींच लाएगी। वो चोट खाकर गई है, लौटकर निर्दय प्रतिघात अवश्य करेगी। उसके सुनिश्चित प्रतिरोध को कठोरता की कल्पना कर अनंग मोहन आशंका से स्तंभित हो रहे। किरणमयी को लौट आने में विलंब नहीं हुआ। उसने चुपचाप मुंह झुकाए आंचल में बंधे हुए कुछ आभूषण डॉक्टर के पैरों के निकट बिखेर कर धीरे धीरे कहा, ये ले लीजिए। आपका पावना कितना है, अब उसका हिसाब इतने दिनों के बाद करना व्यर्थ है। इतना समय मेरे पास भी नहीं है, और फिर धीरज भी न रहेगा। जो कुछ मेरे पास था सभी आपको लाकर मैंने दे दिया है। इसी को लेकर हमें छुटकारा दीजिए। अब जाइए आप। अनंग चुप हो रहे। किरण ने कहा, अब देर किस लिए कर रहे हैं? विश्वास कीजिए, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब लाकर मैंने दे दिया। रात हो रही है, अब विदा होकर जाइए, जाइए।
अनंग भयग्रस्त होकर बोले, लेकिन मैंने तो तुम्हारे शरीर के गहने मांगे नहीं, केवल रुपया मांगा था, वो भी गहने भी रुपए हैं। ये बात समझने की आपकी उम्र हो गई है। व्यर्थ ही बहाना करके क्यों झूठ मूठ देर कर रहे हैं? जाइए ना। नहीं, मैं किसी भी तरह ये सब ना ले सकूंगा। किरणमयी निकट ही बैठ गई थी। विद्युत वेग से उठ खड़ी हुई और बोली, क्या? क्यों ना ले सकेंगे? आप दया कर रहे हैं किस पर? आपको जो कुछ मैंने दिया उसे किसी तरह भी मैं वापस न ले सकूंगी। ये बात मैं निश्चित रूप से आपसे कह देती हूं। एक क्षण मौन रहकर उसने फिर कहा, आप यदि ना भी लेंगे तो कल ये सब गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन घर में रखकर किसी तरह भी पति का कल्याण न करूंगी, मैं कह देती हूं मैं। ये कहकर पैरों से उन सबको जरा ठेल कर उसने कहा, लीजिए, उठाइए इन सबको और जाइए। अंतिम बात इतनी कड़ी सुनाई पड़ी कि हतबुद्धि अनंग मोहन झुककर उन सबको बटोरने लगा। किरणमयी क्षण भर उस ओर ताकती रही, फिर अपनी उग्रता को संभालकर घृणा के साथ उसने कहा, ले जाए, ये सब चिन्ह इस मकान में जब तक रहेंगे तब तक मेरे मुंह में अन्न न रचेगा, न फिर आंखों में नींद ही आएगी। डॉक्टर सबको समेटकर उठ खड़ा हुआ। किरणमयी ने अधीर भाव से कहा, रात बहुत हो गई, जा रहा हूं, लेकिन तुमने भी भूल की है। ये गहने मैंने तो तुम्हें नहीं दिए थे, सभी तुम्हारे अपने हैं, तो भी क्यों मेरे न लेने से तुम गरीब दुखियों में बांट दोगी? ये मेरे समझ में नहीं आया। मुझे तुम क्षमा करो किरण। फिर मेरा नाम लेते हैं? हाँ, वे सब मेरी ही वस्तु हैं अवश्य, लेकिन उन सब के मोह से ही मैंने आपसे सहायता ली थी। अब रात बहुत हो गई है, डॉक्टर साहब आप जाइए। डॉक्टर ने अपने नाम का छपा कार्ड निकाल कर कहा, अच्छा, मेरे मकान का ये पता है, दीजिए। कहकर किरणमयी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया और पीछे की ओर जाकर जलते हुए चूल्हे में उसे फेंक कर कहा, अब इससे अधिक मुझे जरूरत न पड़ेगी। आप अभी अभी मुझसे क्षमा मांग रहे थे ना, आपको पूर्ण रूप से क्षमा कर सकूंगी, इसीलिए मैंने आपका सब ऋण, सब संबंध समाप्त कर डाला। किसी दिन किसी कारण से भी आपकी कोई बात मेरे मन में ना आ जाए, जाते समय केवल यही बात आप कहते जाइए, जाइए। और किसी तरह के प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा न करके, किवाड़ बंद करके वो अपनी रसोई की जगह पर वापस जाकर बैठ गई। बाहर डॉक्टर के पैरों का शब्द जब उसके कानों से बाहर चला गया, तब उसने एक लंबी सांस लेकर देखा कि चूल्हा बुझ गया है। फूंक कर उसे जलाकर और एक लंबी सांस लेकर वो फिर चुपचाप बैठ गई। प्यास से गला सूख गया था, तब भी वो उठ न सकी। उसको ख्याल होने लगा कि मानो बाहर के अंधकार में तब भी कोई एक आतंक उसके लिए हाथ बढ़ाकर प्रतीक्षा कर रहा है। छाती के अंदर ऐसा ही कुछ अशांत हो उठा कि दोनों बाहुओं से जोर लगाकर उसने उसे दबा रखा। विदाई के इस कार्य को एक दिन उसको पूरा करना ही पड़ेगा, ये बात वो निश्चित रूप से जानते थे। कारण एक आकाश बेल उसके सर्वांग को घेरता जा रहा था। ये बात जितनी याद करती उतना ही उसका मन विषाक्त होता जा रहा था। फिर भी इस विभत्स बंधन से छुटकारा पाने का साहस अपने आप में वो जुटा नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अनुक्षण सहती रही पर कुछ कह नहीं सकी। इतना बड़ा कठिन कार्य आज सहज ही संपन्न हो गया। यही बात आज वो अपने अंतर में अनुभव कर रही थी। प्रयोजन ना पड़ने से उसने जिस पाप को अपने घर में बुलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, वो आज सिर्फ जाओ कह देने से ही चला गया। ये असंभव काम कैसे हो गया? मान भिक्षा, मान मनोबल, रोना धोना, अनुनय विनय आदि असंभव घटनाएं तप्त श्लाकों की तरह बिंधते रहे, वो सब बाकी रह गए। वो क्या एक दिन के लिए या हमेशा के लिए समाप्त हो गए? हठात दरवाजा खुलने की आवाज से किरण ने चकित होकर मुंह ऊपर उठाकर देखा। दासी कह रही है, चूल्हा बुझकर तो पानी हो गया बहू, रात भी कम नहीं हुई है। किरणमयी झटपट उठ पड़ी। उसके पास जाकर चुपके चुपके उसने पूछा, डॉक्टर है या चला गया रे? हाथ के दिए को तेज करते करते वो बोली, उनको तो गए लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन तुमको कह देती हूं बहू जी। अकस्मात उसकी जीभ रुक गई। दिए को ऊपर उठाकर आभूषणहीन बहू का सर्वांग बार बार निरीक्षण करके फर्श के ऊपर दीपक को रखकर वो बैठ गई और बोली, ये सब कैसा कांड है बहू?
कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ। धन्यवाद।